था रिमोट कंट्रोल ही है आडवाणी की नाराजगी की असली वजह ये है। हमारा आज पीछे इसका मुद्दा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, कांग्रेस नेता शकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ पटना से जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन है और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुधांशु जी के पास ही जाऊंगी। सुधांशु जी से जब तक हमारा संपर्क स्थापित हो पाता है, मैं प्रदीप जी से एक छोटा सा रिएक्शन शुरू में लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, अब ये बात बिल्कुल आम हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि मोदी का तो सिर्फ बहाना था। असली जो आंख की किरकिरी मोदी की आडवाणी की है वो संघ रही है और संघ ने जो फैसले लिए हैं, और खास तौर से सुरेश सोनी जैसी शख्सियतें जो संघ में मौजूद हैं। देखिए, अगर रिमोट कंट्रोल से चलाने की बीजेपी को संघ की बात आप कर रही हैं तो उसका अर्थ अगर ये है कि बीजेपी के फैसलों को संघ प्रभावित करता है, तो मुझे तो याद नहीं है कि कभी जनसंघ से भाजपा तक कभी ऐसा अवसर आया हो जब संघ ने बीजेपी के फैसलों को प्रभावित ना किया हो। नहीं तो प्रभावित, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा थोपने वाली बात यहाँ होने लगी थी कुछ सालों में। बड़ी सब्जेक्टिव चीज हो गई ना कि कब जरूरत से कम है, कब जरूरत से ज्यादा। 2005 के बाद और फिर 2009 के चुनाव के बाद ज्यादा। ये आडवाणी जी का तर्क है, उनके कैंप से ये खबरें आ रही हैं। हमारे बहस का मुद्दा भी यही है। हाँ, तो सवाल ये है कि जब आडवाणी जी के पक्ष में आरएसएस इंटरवीन कर रहा था, रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा था, तब ठीक था, अब गलत है। ये कैसे हो सकता है? 1985 में अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर पार्टी का अध्यक्ष आडवाणी जी को किसने बनवाया? संघ ने बनवाया। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी के दावे को खारिज करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी को किसने बनवाया? उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसने बनवाया? सब जानते हैं कि आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी की अगर बात करें तो आडवाणी संघ के हमेशा ज्यादा करीब माने जाते रहे हैं, लेकिन संघ को भी तो उनकी उम्र का, उनके अनुभव का और उनके साथ इतने लंबे एसोसिएशन का लिहाज करना चाहिए। 2005 के बाद उन्होंने जो दरकिनार करना उन्हें शुरू किया, इग्नोर करना उन्हें शुरू किया, तो यकीनन उनका गुस्सा लाजमी है। अब अगर दरकिनार करने के बाद प्रधानमंत्री पद के रूप में उनको पेश किया जाता है, ये दरकिनार करना है, तो फिर समर्थन करना क्या हुआ? 2005 के बाद ही 2009 आता है जब लोकसभा चुनाव में उनको प्रधानमंत्री पद के कोई ऑप्शन नहीं था ना, तब मोदी नहीं बने थे। देखिए, ये तो आज भी आप कह सकती हैं मोदी नहीं बने थे तब, संघ के पास कोई ऑप्शन सुषमा स्वराज को क्यों नहीं बनाया जा सकता? तबीयत अच्छी नहीं थी, तबीयत खराब नहीं थी। सुषमा आडवाणी उस वक्त मौजूद थे, बिल्कुल हेल्दी थे। नहीं, मौजूद तो अब भी हैं, हेल्दी अब भी उतने ही, अभी भी उतने ही। 4 साल में उनकी वो बहुत ज्यादा रेकनिंग में थे उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है। ऐसा है कि या तो आडवाणी जी ने खुलकर कभी बोला होता कि संघ मुझे परेशान कर रहा है, मैं संघ की वजह से काम नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है उसमें संघ का जिक्र नहीं किया। अच्छा, चलिए मैं कांग्रेस की इस पर आपके पास फिर आऊंगी। शकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी, ये जो बात निकलकर अब सामने आई है कि मोदी को लेकर नाराजगी तो दरअसल एक बाहरी बात थी, अंदरूनी तौर पर ज्यादा नाराजगी जो है, सबसे ज्यादा नाराजगी आडवाणी की जो है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया इस्तीफे का, वो संघ की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस से है और संघ में मौजूद कुछ शख्सियतों जैसे कि सुरेश सोनी, जिनकी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ी है और गोवा में मोदी को जो तरक्की दी गई उसके पीछे भी उनकी बहुत ज्यादा लॉबिंग मानी जा रही है। कांग्रेस इसको कैसे देखती है? नहीं, देखिए, ये बात सही है। मैं बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी बैठे हैं, मैं उनसे सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा है कि संघ हमेशा प्रभावित करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या उसके पहले जनसंघ हो, उसके फैसलों को संघ प्रभावित करता रहा है। संघ ने जब भी अपना, कहते हैं, फुट डाउन किया है, बल्कि दे पुट देयर फुट डाउन, तो किसी को हिम्मत नहीं हुई है उसका खुल के विरोध करने का। ये भी मैं सहमत हूं कि संघ अपमानित करना चाहता था आडवाणी जी को, जिसके वजह से ये फैसला और इस तरह फैसला हुआ है। और इधर मेरे अपने हिसाब से मैंने ट्वीट भी किया है, मैं ट्विटर पे हूं, मैंने कल ही ट्वीट किया था इस मामले पे, बल्कि आज सुबह में किया है मैंने आपके इस कार्यक्रम के पहले, कि उन 2 बातें थी, 2 घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में। एक, आडवाणी जी ने जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे गडकरी जी पर, और ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि संघ हटाना नहीं चाहता था गडकरी जी को, संघ दोबारा
अध्यक्ष बनाना चाहता था भाजपा का गडकरी जी को, तो आडवाणी जी ने विरोध किया था और उसीलिए यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन पेपर ऐसा मंगाया था। संघ को लगा कि वो पॉपुलर डिमांड है, गडकरी जी हार जाएंगे, तो संघ ने वापस कर लिया गडकरी जी को। तो संघ को गुस्सा आडवाणी जी से इस बात का भी था कि उन्होंने गडकरी जी को नहीं होने दिया। फिर एक दूसरा गुस्सा जो संघ को था, जो हम लोग दूर से देखने वाले को समझ में आता है कि येदियुरप्पा जी को संघ का बड़ा मदद था। येदियुरप्पा जी की जो माइनिंग की कमाई थी वो बहुत जगहों पे जाती थी, तो स्वाभाविक रूप से संघ नहीं चाहता था येदियुरप्पा जी को हटाना। गडकरी जी ने येदियुरप्पा जी के भ्रष्टाचार का मामला भी उठा करके संघ को नाराज कर लिया था। तो संघ इन हाल के दिनों में इन दो बातों से, गडकरी जी का विरोध करने के कारण और येदियुरप्पा जी के विरोध करने के कारण, आडवाणी जी से नाराज था और उनको अपमानित करना चाहता था। मेरे अपने हिसाब से मोदी जी को इस तरह कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना के आडवाणी जी के एब्सेंस में आडवाणी जी के घर के बाहर हमला करवा के या अटैक करवा के, नारेबाजी करवा के, या किसी नेता के भाषण में आडवाणी जी के नाम की चर्चा नहीं थी, मोदी जी के भाषण में नहीं, जेटली जी के भाषण में नहीं, राजनाथ सिंह जी के भाषण में नहीं, तो ये अपमानित इसलिए करना चाहता था कि इन दोनों मामलों पे संघ नाराज था आडवाणी जी से। मेरी समझ से अभी वैसे ये उनका अंदरूनी मामला है, वो अंदरूनी मामला है, उसमें हमको हाँ, लेकिन आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और काफी बढ़िया विश्लेषण भी किया। अपने दर्शकों को और आप सभी को बता दूं कि इस बीच आडवाणी जी के निवास पर गतिविधियां, एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है। सुषमा स्वराज दोबारा वहां पहुंची हैं, उमा भारती वहां पहुंची हैं। इस बीच राजनाथ सिंह का बयान आया है, रविशंकर प्रसाद का बयान आया है कि हल जल्द ही निकाला जा रहा है और आडवाणी मान जाएंगे, थोड़ी ही देर में बीजेपी का संकट खत्म हो सकता है। सुधांशु जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं उनसे इस पर रिएक्शन लूंगी। सुधांशु जी, क्या वाकई संकट खत्म होता हुआ, ये जो बवंडर उठा था, ये खत्म होता हुआ, टलता हुआ, बैठता हुआ दिख रहा है? क्या रास्ता सूझ रहा है, क्या रास्ता निकाला जा रहा है? मैं तो अभी शकील अहमद साहब की बातें सुन रहा था और उसमें मुस्कुराहट मेरी आई। कितना संघ के बारे में आपका ज्ञान है और अध्ययन है, और किस विश्वसनीयता के साथ शकील भाई जो है संघ की विचार और संघ की मानसिकता और संघ क्या सोच रहा है उसका बखान सबके सामने कर रहे थे। तो इससे तो साफ लगता है कि शकील भाई और संघ में बहुत ही वार्तालाप बड़ा घनिष्ठ स्तर का है। तो शकील भाई, अगर इतना वार्तालाप आपका संघ से है तो समझ लीजिए लोग तो समझेंगे कि आपने भी निक्कर पहन रखी है। ये आपके संगठन में आपकी इतनी नजदीकियां संघ और उसके विचार से अगर हुई तो शायद आपके लिए ये लायबिलिटी बनेगी, एसेट नहीं। अच्छा, मैं सुधांशु जी आपको रोक रही हूँ, इस बात पर हम चर्चा पे दोबारा लौटेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि जल्द ही रास्ता निकल आएगा, आडवाणी जी मान जाएंगे, हल निकल रहा है, उसको लेकर क्या आप हमें जानकारी देना चाहेंगे? आपके पास क्या खबर है? क्योंकि तमाम नेताओं की ओर से बीजेपी की ये खबर आ रही है। ऐसा है जी, ये खबर इसीलिए आ रही है क्योंकि जो चर्चाएं हुई हैं उसमें जो है सबको लगता है कि आडवाणी जी का इतना कद है, ही इज अ फादर फिगर, और उनके मन में कहीं ठेस पहुंची है चीजों की, उनसे संवाद के द्वारा उन चीजों के बारे में उनको मनाया गया है, और कहीं उनको लगता है कि सबकी भावना देखते हुए और सबका अपार प्रेम उनकी तरफ को देखते हुए आडवाणी जी कहीं चीजों को मानेंगे, ऐसा सबकी उम्मीद है। और उसी के सब अभी तक संकेत है। तो वो कुछ समय और कुछ घंटों की बात है। बिल्कुल, जितनी मेरी जानकारी है उसमें लगता है कि इस समस्या का समाधान सुधांशु जी, और संघ को लेकर जो संघ की इंटरफेरेंस को लेकर उनकी जो आपत्तियां हैं वो कैसे दूर होंगी, इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश के पास। मिथिलेश इस वक्त आडवाणी के घर पर मौजूद हैं। मिथिलेश, ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा बयान जारी हो सकता है, आडवाणी की तरफ से गतिविधियां तेज हो गई हैं और हल ढूंढ लिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, फार्मूला निकाल लिया गया शीतल, गतिविधियां तेज हो गई हैं। यहां तक कि अभी सुषमा स्वराज दोबारा मिलने पहुंची हैं और राजनाथ सिंह जयपुर से उड़ेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे आडवाणी के घर पहुंचेंगे। लेकिन एक और खास बात, बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया है। जाहिर है एक स्टेटमेंट जारी करने की तैयारी है जिसमें आडवाणी अपना इस्तीफा विड्रॉ कर लेंगे। और राजनाथ सिंह जो आडवाणी के करीबी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राजनाथ सिंह लगभग तैयार हो गए हैं एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए, जो कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको देखेगी। जाहिर है
मोदी का कद बड़ा होते ही जिस तरह से आडवाणी नाराज हुए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गोवा तक नहीं गए, गोवा नहीं जाने के बाद अपना इस्तीफा भेज दिया, उन्हें मनाने की कवायद के तहत ही ये फार्मूला निकाला गया है। और हालांकि राजनाथ सिंह के दिल्ली पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि वहां जयपुर से देरी से निकले हैं वो, लेकिन जैसे ही पहुंचेंगे एक मीटिंग होगी आडवाणी के साथ और इसके बाद रास्ता निकाल लिया जाएगा। इसी के लिए अभी सुषमा स्वराज जी पहुंची है और एक खास बात कि बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया है आडवाणी के आवास पर। बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट को बुलाया गया है आडवाणी के आवास पर। सुषमा स्वराज दोबारा पहुंची हैं, कोई प्रेस स्टेटमेंट जल्द ही आडवाणी की ओर से जारी हो सकता है। मिथिलेश, बीच का रास्ता वही निकला जो आडवाणी चाहते थे कि 2 समितियां बनाई जाएं, विधानसभा चुनाव के लिए अलग और लोकसभा चुनाव के लिए अलग, और यही बात अब अनाउंस की जाएगी, ऐसा लगता है आपको? ये बिल्कुल आडवाणी के करीबी सूत्रों ने पुख्ता जानकारी हमें दी है कि पार्टी लगभग तैयार हो चुकी है 2 कमेटी के लिए। एक जिसके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो जो विधानसभा चुनाव है उसका मैनेजमेंट देखेगी। जाहिर है कहीं ना कहीं जो मोदी को जिम्मेदारी दी गई है उसमें से ही वो जिम्मेदारी बटेगी और इसके बाद अब दोनों ही पक्ष समझौते की तरफ बढ़ चुके हैं। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, एक औपचारिकता मात्र बची हुई है, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और ऐलान हो जाएगा। इसी के लिए बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया है, एक स्टेटमेंट जारी होगा, स्टेटमेंट के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और यहाँ से जब आडवाणी के यहाँ से करीबी सूत्र निकले, खुद आडवाणी के, उन्होंने हमें जानकारी दी कि आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा। तो ये दूसरी समिति किसको सौंपी जाएगी, इसकी अध्यक्षता, क्या कोई सुगबुगाहट, किसी तरह की कोई स्पेक्यूलेशन या कोई खबर उसके मुताबिक? शीतल, जो समझौते में जो फार्मूला अभी इजाद किया गया है उसके तहत हो सकता है कि आडवाणी कैंप को ये इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। हो सकता है, हालांकि राजनाथ सिंह पहुंचेंगे दिल्ली, आडवाणी से बातचीत करेंगे, इसकी गुंजाइश बची हुई है अभी कि इसमें कुछ फेरबदल हो, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, इस बात की पुख्ता जानकारी दी गई है और ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। उस स्टेटमेंट में इसका जिक्र होगा। हालांकि आडवाणी काफी आगे निकल चुके थे, उन्होंने पार्टी में कुछ लोगों को निजी एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था, लेकिन इन सबके बावजूद आडवाणी और राजनाथ सिंह की मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट जारी होगा और मामले का हल निकाल लिया जाएगा। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। मैं प्रदीप जी से जानना चाहूंगी। प्रदीप जी, क्या आप काफी समय से राजनीति को कवर करते आए हैं, बीजेपी को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, क्या लगता है आपको कि आडवाणी इतनी आसानी से मानने जा रहे हैं, मान जाएंगे? अगर यही बात होती तो विधानसभाओं के लिए चुनाव के लिए समिति पहले ही अनाउंस कर दी जाती, जो उनकी तमाम और आपत्तियां थी, जो कि शख्सियत बड़ी हो गई है, लोगों का कद पार्टी से बड़ा हो गया है, संगठन से बड़ा हो गया है, ये तमाम आपत्तियां क्या इससे एड्रेस हो जाएंगी? आडवाणी बिल्कुल मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर इस बात पर आडवाणी जी मान जाते हैं तो फिर तो उनका सारा दावा ही ध्वस्त हो जाता है कि फिर वो कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहे थे, फिर वो आरएसएस से नाराजगी की बात नहीं कर रहे थे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी के एलिवेशन से दिक्कत थी। और नहीं तो मोदी तो आरएसएस बैक्ड ही है ना? नहीं तो संघ सुरेश सोनी की भूमिका बड़ी बताई जा रही है। उनके साथ खड़ी है। आप पार्टी खड़ी है, जनता भी खड़ी है, लेकिन संघ भी खड़ा है मजबूती के साथ। नहीं तो उनको संघ से, भैया उन्होंने पत्र में जो चीजें लिखी हैं उसी को हम ऑफिशियल मान सकते हैं कि ये उनकी नाराजगी का कारण था। बाकी तो स्पेकुलेशन में है कि संघ से नाराज थे, कि सुरेश सोनी से नाराज थे, कि आरएसएस के दफ्तर के चपरासी से नाराज थे। ये सब तो केवल सूत्रों के हिसाब से खबरें हैं। आप चाहें तो मान ले तर्क के लिए और चाहे ना माने, लेकिन जो असली बात है जो उन्होंने पत्र में लिखा, दूसरी कमेटी बनने से उस पत्र की बातें कैसे एड्रेस होती हैं कि नेता अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं, उनको देश की और जनता की चिंता नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी से नहीं हल होने वाले। मैं सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ये बयान, जो काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने ये कहा कि ये मसला सुलझा लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले का उनका ये बयान है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम सभी उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। कल पार्लियामेंट रिपोर्ट में फैसला हम सबों की अपील है, देश भर के कार्यकर्ताओं की पूरा विश्वास है जल्दी चीजें सुलझेंगी और एक साथ। सुधांशु जी के पास, सुधांशु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम जो बात कर रहे थे उस पर। ये जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे, इसमें ये कहीं संघ वर्सेस आडवाणी जी,
ये जो इसकी ध्वनि निकल रही है ये शायद सही नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। भाजपा और संघ के संबंध हैं ये, हाँ मतलब अगर मैं तो सिर्फ उन्होंने अपने पत्र में जो बातें उठाई हैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आडवाणी जी की नाराजगी वही है जो उन्होंने पत्र में कहा है। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा है जो व्यक्तिगत मैं हाँ चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो व्यक्तिगत लोगों के विषय में उनकी पीड़ा होगी वो तो उन्होंने उन लोगों से बात करके ही उस पीड़ा को खत्म करा होगा। वो कोई चिट्ठी पत्री में तो लिखी जाएगी नहीं। और बयान में अगर ये आपका जैसे कहना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोगों ने गौर से सुना होता तो राजनाथ जी ने जब संचालन समिति के चेयरमैन का पद नरेंद्र मोदी जी के लिए घोषित करा था, तब उन्होंने 2014 के अंदर लोकसभा जो होने वाले चुनाव उसका खास तौर से जिक्र करके वो करा था। उसमें कहीं विधानसभा के जो चारों चुनाव होने वाले हैं उसका विषय का कोई संदर्भ उस बयान में नहीं था। इन चुनावों के बारे में अभी तक यही चल रहा था कि शायद हर राज्य की अपनी अपनी क्योंकि समिति होगी, इसके लिए कोई केंद्र। चलिए सुधांशु जी, एक पिछले अगर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं आपके पास फिर आऊंगी, राजीव जी के पास भी चलेंगे, शकील जी के पास भी चलेंगे, प्रदीप जी से भी रिएक्शन लेंगे। मिथिलेश भी हमारे साथ बने, हमारे संवाददाता जो आडवाणी के निवास पर मौजूद हैं और जहां लगातार हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। सुषमा स्वराज वहां पहुंची, उमा भारती फिर गई हैं, राजनाथ सिंह जो राजस्थान गए हुए थे वहां से वापस आने वाले हैं। बीजेपी का जो मीडिया ग्रुप है, उनके मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही थोड़ी देर में कोई स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है आडवाणी की तरफ से। और तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो ये कह रहा है कि आडवाणी को हमने मना लिया है। किन शर्तों पर मनाया है और क्या वाकई आडवाणी पूरी तरह से मान गए हैं, और ये मान मुनव्वल जो है कितनी देर तक चलेगा, क्या है पूरी सूरत हाल, इस पर पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये खास बहस भी जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। तो इस वक्त काफी हलचल तेज है, गहमा गहमी है लालकृष्ण आडवाणी के घर पर और अब से थोड़ी देर में कोई बयान जारी हो सकता है। राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष जो राजस्थान गए थे आज दिन में, वहां से लौटने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 5:30 तक, अब से थोड़ी देर बाद तक वो वहां पहुंच सकते हैं। और मीडिया की जो टीम है बीजेपी की वो भी वहां मौजूद है, वरिष्ठ नेता तमाम मौजूद है, सुषमा स्वराज वहां पर है। एक फॉर्मूला निकाला गया है और जो आडवाणी की मांग थी, जो वो कह रहे थे कि 2 समितियां बनाई जाएं, 2 कमिटीज बनाई जाएं, एक लोकसभा चुनाव के लिए जो जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एक आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। तो ये माना जा रहा है कि पार्टी जो है वो इस बात को मान गई है, तैयार हो गई है कि दूसरी भी एक कमेटी बनाई जाएगी किसी और की अध्यक्षता में। हमारे साथ मिथिलेश, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं जो आडवाणी के निवास पर मौजूद है। मिथिलेश, अब क्या अपडेट है वहां से, इस वक्त क्या हलचल है? मिथिलेश से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं चलूंगी राजीव जी के पास, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के। राजीव जी, बताया जा रहा है कि आडवाणी को मना लिया जा रहा है, जल्द ही कोई अनाउंसमेंट इस बारे में हो सकता है। अच्छी बात है, खुशखबरी है, क्योंकि आपकी पार्टी से ही कई नेता जो थे, कुछ नेता जो थे वो आडवाणी के इस्तीफे पर कह रहे थे कि आडवाणी जी अगर छोड़ भी देते हैं तो हम एक अलग मोर्चा बना लेंगे, वो एक अलग चौथे मोर्चे की बात कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि मोदी पर सर्वसम्मति है और मोदी पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। तो आपके ऐतराज की कोई फिक्र नहीं, किसी के ऐतराज की फिक्र हमें नहीं है, तो आप इशारा तो समझ ही रहे होंगे। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आडवाणी मान रहे हैं लेकिन मोदी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, अब नहीं, आडवाणी जी का मसला अगर वो सुलझा लेते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमारे नज़रिए से जो उनके संकेत हैं उन संकेतों को हमारी पार्टी ने पढ़ा है, उन संकेतों का संज्ञान लिया है। जो घटनाएं हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, जो फैसले लिए गए, आपको कुछ समय के लिए रोक रही हूँ, आपको माफ कीजिए, कुछ समय के लिए रोक रही, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी के बाहर जो मीडिया मौजूद है उसे घर के अंदर बुला लिया गया है। यानी जल्द ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, फॉर्मूला तैयार हो चुका है, फैसला हो चुका है और जल्द ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। हमारे संवाददाता मिथिलेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट है अब?
शीतल, बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति बाहर आया और जो बाहर मीडिया खड़ी थी, सबसे पहले कैमरामैन को अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद स्टील फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स अंदर आएंगे। जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ फोटो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मीडिया को। आडवाणी होंगे, कुछ बीजेपी के नेता होंगे, और जो हमने पहले भी इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया कि जल्द ही एक स्टेटमेंट भी जारी हो। कौन से बीजेपी के नेता इस वक्त अंदर मौजूद हैं इस फोटो ऑप में, जिसके लिए मीडिया को अंदर बुलाया गया है, स्टिल फोटोग्राफर्स को पहले बुलाया गया है? कौन से नेता मौजूद हैं अंदर अभी? शीतल, फिलहाल दूसरी बार उमा भारती पहुंची थी और सुषमा स्वराज पहुंची हुई हैं। अभी भी राजनाथ सिंह रास्ते में है। हो सकता है कि जब मीडिया का अरेंजमेंट वहां हो जाए, राजनाथ सिंह वहां पहुंच सके, लेकिन फिलहाल आडवाणी के आवास के अंदर मीडिया की एंट्री हो रही है, मीडिया को बुला लिया गया है और जो हमें बताया गया है कि फिलहाल फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन स्टेटमेंट की भी गुंजाइश है, स्टेटमेंट भी जारी हो सकता है। अब तक जो बीजेपी में गतिरोध बना हुआ था, आडवाणी खेमा और मोदी खेमे की बात की जा रही थी, उस बाबत हल सामने आ सकता है। इसके पहले भी हमने आडवाणी के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताई कि लगभग सहमति बन गई है। एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बात की जा रही है, जो कि एक अलग कमेटी होगी जो विधानसभा चुनावों के दौरान सारे मामले को देखेगी, और मोदी, जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वो अपने पद पर कायम रहेंगे, लेकिन एक और कमेटी बनाया जा सकता है। जाहिर है एक फार्मूला तैयार किया गया है, जिसके बाद दोनों ही कैंप अपनी सहमति देंगे और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट बाहर आ सकता है। फिलहाल सुषमा स्वराज और उमा भारती आडवाणी के आवास के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल मिथिलेश, आप घटनाक्रम पर भी नजर रखिए। आप भी यकीनन मीडिया के साथ मौजूद हैं, अंदर जा रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ भी बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रदीप जी, कहा जा रहा है कि फॉर्मूला बिल्कुल तैयार हो चुका है, कभी भी अनाउंसमेंट मीडिया को अंदर बुला लिया है तो अब यकीनन कोई बड़ा अनाउंसमेंट ही होने जा रहा है। लेकिन अगर ये हल इतना आसान था तो बात इतनी आगे क्यों बढ़ी? मेरा सवाल यही है। और आडवाणी के ऐतराज की वजह कई सारी उन्होंने गिनाई अपनी चिट्ठी में, तो इतना सा ही आसान था, या आपको लगता है कि कोई और अंदर कोई फॉर्मूला वर्कआउट किया गया है, उनको किसी तरह का आश्वासन दिलाया गया है संघ की इंटरफेरेंस को लेकर? नहीं, उसका कोई सवाल नहीं। देखिए, आप इस बात को कल रात जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग हुई उससे देखिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो रेजोल्यूशन है उस पर नज़र डालिए। उसने कहा है कि आडवाणी जी के इस्तीफे को हम रिजेक्ट करते हैं। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे गाइड रहे हैं, उनकी हमें पहले भी ज़रूरत थी, अब भी ज़रूरत है। बस ये नहीं कहा कि उन्होंने पत्र में जो बातें लिखी थी उससे हम सहमत हैं, या उस पर हम विचार करेंगे, या उस पर आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो मतलब इसका मतलब है उन्होंने जो बात लिखी थी उसको रिजेक्ट मान गए होंगे। एक मिनट बता रहे हैं। अगर पार्टी का उनको समझ में आ गया कि रुख क्या है, उनके विचार से पार्टी सहमत नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उनको कोई फेस सेविंग चाहिए था। अब समझौता क्या हो सकता है? समझौता तो पार्टी ने कह दिया। आप किसकी फेस सेविंग की बात करें? आडवाणी? नहीं, दोनों के लिए हम बता रहे हैं कि फेस सेविंग आडवाणी जी के लिए ये हो सकता था कि उनकी मांग पर विचार की बात होती, वो नहीं हुई। पार्टी ने ये उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपके पाले में अब गेंद है, हमने आपकी इज्जत रख ली, ये कहा कि आपका इस्तीफा हमको मंजूर नहीं है और आप हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, बने रहिए। नहीं, अगर इतने हल्के से उनको मानना होता तो इतनी हार्ड हिटिंग चिट्ठी क्यों लिखते? वो जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, इसलिए लिखी। आपके पास मैं आऊंगी, आपसे इस पर बात करूंगी, लेकिन सुधांशु जी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, कोई जना इसको अगर परिवार के परिप्रेक्ष्य में देख के सारा चिंतन करेगा ना, तो शायद सारी स्थिति समझ आ जाएगी। यहाँ पे परिवार का चिंतन ना करके हम एक प्रतिस्पर्धा का या एक युद्ध का जो एक माहौल है उसको बना के कहीं चल रहे हैं। मैं तो ये जानता हूं कि जो अभी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट से हिंदुस्तान की राजनीति की जो मंथनाएं हैं उनको बड़ी निराशा हुई। अच्छा, ये तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुधांशु जी, आप बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं, हमें ये बताइए, हमें साफ तौर पर ये बताइए कि बहुत ज्यादा गतिविधियां तेज हो गई हैं, मीडिया अंदर बुलाई गई है, क्या फॉर्मूला वर्कआउट हुआ है? क्या इतना आसान सही है ये कि एक और कमेटी अनाउंस कर दी जाएगी, या अंदर कुछ और अग्रीमेंट हुआ है, कुछ और समझाया बुझाया गया आडवाणी जी को? सबसे बड़ी बात यह है कि आडवाणी जी को सब मनाने में सफल हुए, उनको ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि जो गलतफहमियां हैं, सबके मन में उनके प्रति अपूर्ण श्रद्धा और इज्जत है, और सब उनके सानिध्य को
और सब उनकी फादरली फिगर की जो एक अथॉरिटी होती है, हम सब उसको मानते हैं। हम एक परिवार की तरह सारी चीज को लेते हैं, ये सबने नहीं, बताया ये बातें तो आप और लोग पहले भी शायद इन्हीं कहते सब थे। चीजों से आडवाणी जी का मन ये भी पिघला तमाम है, बातें, क्योंकि उनको फादर कहीं जो पहले फिगर, लगता था गाइडेंस, कि ये तो उनकी आपके सभी अवहेलना नेता हुई है। पहले भी कहते थे, लेकिन उन ऐतराजों का क्या जो उन्होंने चिट्ठी में वर्बैटिम लिखे हैं, अक्षर अक्षर जिसे हिंदी में कहा जाता है, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखे हैं, उन ऐतराजों का क्या? जो ऐतराज उन्होंने व्यक्तियों के बारे में, जो व्यक्तियों के बारे में उन्होंने ऐतराज चिट्ठी में लिखे होंगे, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिला देना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों ने उनसे बात करी होगी और उस संवाद में जो उनके मन में जो इंप्रेशंस होंगे या जो उनकी छवियां बनी थी, उसका स्पष्टीकरण मिलने के बाद आडवाणी जी संतुष्ट हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये जो है, जब आडवाणी जी अपना सहमति दे देंगे और अपनी बात कर लेंगे, तो ये प्रश्न वो उसके बारे में आपको जवाब देके आपको संतुष्ट कर लेंगे। शकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शकील अहमद जी, ये तो पूरी की पूरी तस्वीर जो है उसका रुख ही बदल गया। यहाँ तो लग रहा है कि अब सुलह हो गई है दोनों पक्षों के बीच में। आपकी एज एन आउटसाइडर और एक दूसरी पार्टी के नेता के तौर पर क्या राय है? अब टेक क्या है आपका? नहीं, सुलझ जाए ये अच्छी बात है, ये उनका अंदरूनी मामला है, हम लोग पहले भी कह रहे थे। लेकिन अगर इतना ही आसान था तो ये सबसे बड़ा फेलियर है राजनाथ सिंह जी का। इतनी छोटी सी बात वो नहीं समझ पाए, इतनी मामूली एक कमेटी बना देते, आडवाणी जी खुश हो जाते, ये इतना हंगामा ही नहीं होता। और ये हमारे घर की चीज हम पे छोड़ दी है शकील जी। आप पहले कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है, फिर अंदरूनी मामले में आप क्यों दखल कर रहे हैं? भाजपा में सब पिता तुल्य मानता है, सब पिता तुल्य मानते हैं आडवाणी जी को। तो ये कैसे राम भक्त हैं कि जो पिता को ही वनवास भेजने पर लगे हुए हैं पुत्र की जगह। अच्छा, आप ये बताइए, जरा पूछिए इन राम भक्तों से कि ये सही में राम भक्त है। ये सबक आपसे तो सीखेंगे नहीं हम। आपका अगर मैं बयान आडवाणी जी के बारे में बता दूं, अगर शकील जी आपका बयान मैं आडवाणी जी के बारे में बतला दूंगा, तो फिर आप कैसी दोहरी बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। शायद मैं नहीं बताना चाहता कि कैसे आपने पाकिस्तान में वो पाकिस्तान चाहे हुए इस सब के बारे में 2013 में क्या बोला था। तो इसलिए आपको इन सब बारों में ट्विटर पर लिखा है उस मामले को। राजनीति में कुछ शुचिता रखिए। सुनिए, मेरा कहना है राजनीति में कुछ शुचिता रखिए। आपका जिस चीज का आपका हक नहीं है, बात सही है, आपका इन सब चीजों के बारे में बोलने का हक नहीं है क्या? इसीलिए राजनीति को कुछ रखिए। ट्विटर पर लिखा है कोई सामने कैमरा ला दे, कोई टेलीविजन वाला आपके सामने कैमरा ला दे, तो मुझे बोलना ही है शक्ल दिखाने के लिए। ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। एक राजनीतिक संगठन के आप एक नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी मर्यादाओं में सीमित रहिए। अच्छा, ये आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई का फोरम नहीं है, या आप प्लीज इसे आप दोनों प्लीज। शकील जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने वो शकील जी डिलीट नहीं किया। सुधांशु जी अभी भी मेरे ट्वीट पर है। शकील जी चाहिए तो मुकदमा कर सकते हैं मुझ पर, मेरे ट्विटर में अभी भी वो लिखा हुआ है, वो ट्वीट बचा हुआ है। आप चाहिए आपकी जो पर्सनल आपस की जो लड़ाई है वो आप किसी और फोरम में कीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस जंग में जो चली और जिसका फिनाले अब हम देखने जा रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की जीत हुई है या लालकृष्ण आडवाणी की जीत हुई है? के बारे में मैं कह रहा हूँ। शकील जी अब आप खामोश हुए, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए। सेवा के बदले मेवा खाने आए हैं। मेरा सवाल फिर सुन राजीव जी, आप थोड़ी देर हमारे साथ रुक जाइए। मैं देख रही हूँ कि आप अपना टॉक बैक निकाल के जाना चाह रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। शकील जी, मेरा सवाल फिर से मैं आपको बता रही हूँ। सवाल ये है कि आप एज एन ऑब्जर्वर आपको क्या लगता है कि इस पूरी जद्दोजहद में जो चली पिछले कई रोज से, जिसका ग्रैंड फिनाले अब होने जा रहा है, शायद क्लाइमैक्स होने जा रहा है, इसमें किसकी जीत हुई? कौन जीता कौन हारा? आपके मुताबिक आपका पर्सपेक्टिव क्या है, नरेंद्र मोदी या लालकृष्ण आडवाणी? देखिए, हम लोगों ने हमेशा कहा है कि नरेंद्र मोदी उस बीमारी का सिम्टम है जो बीमारी भारत की राजनीति में आडवाणी जी ने फैलाई, सांप्रदायिकता की। नीतीश जी से हम लोगों का इसीलिए विरोध है, वहां उनके पार्टी के लोग बैठे हैं कि नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी को सांप्रदायिक कहते हैं, सिम्टम का इलाज करना चाहते हैं वो, लेकिन बीमारी का जो इन्फेक्शन के जड़ हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनका इलाज नहीं करना चाहते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने गलत परंपरा शुरू की, अपने को सांप्रदायिक प्रोजेक्ट किया,
तो उनसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्तित्व आप मेरे सवाल का या तो आप मेरा सवाल समझे नहीं है या फिर मेरी बात उसका जवाब उलझा हुआ मुझे देना चाहते हैं। राजीव जी के पास में चलेंगे। राजीव जी मेरा सवाल आपसे भी यही है कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ पिछले कुछ दिन में जिसका अब क्लाइमेक्स होता हुआ हमें दिख रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी को मना लिया गया है, उनकी मांगे कुछ मान ली गई हैं, हालांकि मोदी को जो एलिवेशन दिया गया है वो बरकरार रहेगा, उनको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत है ये, किसकी हार है ये? दोनों में सीधा सवाल है, सीधा जवाब आपसे। उनकी हार है या जीत है ये उनकी नहीं देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मुझे आप 30 सेकंड का वक्त दीजिए जी। किसकी जीत है किसकी हार है ये भारतीय जनता पार्टी को तय करने दीजिए। उनके नेताओं ने क्या कहा और किसने किनको मनाया, क्या परिणाम आएंगे, ये अब सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं अपने दल की बात कहने आया हूं और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हाल में जो घटनाएं घटी हैं, जो कार्य समिति के निर्णय हैं, उन तमाम निर्णयों के जो निहितार्थ हैं उसको पार्टी ने समझा है, उसका कहीं न कहीं संज्ञान लिया है और जल्द ही हम बैठक करके बिल्कुल एक राजनीतिक निर्णय पर पहुंचने जा रहे हैं। मैं इस पे कन्विंस नहीं हूँ, मैं इस पर आपका जवाब आगे भी लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें और आप सभी तमाम मेहमानों को भी दे दें कि सुषमा स्वराज ने अभी एक बयान दिया है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा एवरीथिंग इज फाइन नाउ, यानी अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। ये बड़ी बात सुषमा स्वराज ने अभी कही है। आडवाणी के घर पर पिछले कुछ समय से मौजूद है सुषमा स्वराज, उमा भारती भी वहां मौजूद हैं, मीडिया की टीम में भी अब अंदर बुलाई गई हैं और सुषमा स्वराज का भी ये बयान ताजा आया है, एक बड़ा बयान कि अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, यानी अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त आडवाणी के घर के अंदर मौजूद हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली जानना चाहेंगे उनसे कि सुषमा स्वराज के बयान का मतलब क्या निकालें, उस वक्त उनके हाव भाव और एक्सप्रेशंस कैसे थे जब वो ये बोली, जब उन्होंने ये बयान दिया। थोड़ी देर में हम मिथिलेश से जुड़ेंगे क्योंकि फिलहाल वो अंदर हैं, खबर के लिए अंदर गए हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, सब ठीक है? आपने अभी पूछा कि कौन जीता कौन हारा, एक शेर ध्यान आता है मुझे, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। प्यार में हार जीत नहीं देखी जाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका यही इशारा है शायद। अच्छा, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, इसीलिए एक अंग्रेजी की कहावत है ऑल इज वेल व्हिच एंड्स वेल। तो अब जो है शकील जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि अगर मोहब्बत करने का ये अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी मिथिलेश, माफ कीजिए मैं बार बार आप लोगों को रोक रही हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ी हैं और ऐसे बयान अब आ गए हैं। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सुषमा स्वराज ने कहा एवरीथिंग इज फाइन नाउ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उनके हाव भाव क्या थे और इसके क्या मायने हम निकालें? शीतल, सुषमा स्वराज जब अंदर एंट्री कर रही थी अपनी कार से, उन्हें मीडिया की तरफ से हेलो कहा गया। इसके बाद उन्होंने शीशा नीचे किया, अपना कार का विंडो नीचे किया, इसके बाद वेव किया, अपनी तरफ से अभिवादन किया। जाहिर है ये एक्टिविटी, इस तरह से जो हावभाव होता है वो बहुत जब बुरे दौर से गुजरने में नहीं होता है। जाहिर है कुछ समाधान निकल चुका है और हमें आडवाणी के करीबी सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है कि आडवाणी मान चुके हैं, नरम हो चुके हैं, हालांकि उसके लिए फार्मूला तैयार किया गया है। वही जो अब से थोड़ी देर पहले भी हमने इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। हो सकता है कि आडवाणी कैंप या आडवाणी जो चाहते हैं उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल मीडिया की तरफ से एंट्री हो रही है, मीडिया को बुलाया गया है, अंदर फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, इसके बाद हो सकता है कि स्टेटमेंट हो। मीडिया डिपार्टमेंट भी बीजेपी का मौजूद है, ऐसे में स्टेटमेंट जारी होने की संभावना है और सूत्रों ने इस बात की जानकारी हमें दी थी कि स्टेटमेंट जारी होगा जिसमें सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल होगा। बिल्कुल। राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या खबर है, क्या अपडेट है? शीतल, राजनाथ सिंह को पहले ही पहुंच जाना था, लेकिन वो राजस्थान से, जयपुर से लेट निकले हैं। हो सकता है उन्हें यहाँ दिल्ली पहुंचने में और आडवाणी के पहुंचने में, पृथ्वीराज रोड तक पहुंचने में हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन उन्हें पहुंचना है और पहुंचने के बाद आडवाणी से बैठक के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो सकता है या आडवाणी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह का इंतजार हो रहा है, उनके आने के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया जाएगा या उससे पहले भी आडवाणी की ओर से ये मीडिया स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है?
शीतल, अभी चूंकि हमें बुलाया गया है, अभी काफी तादाद में मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद थे, बारी बारी से उनकी एंट्री हो रही है। वहाँ व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है इस बीच तब तक तैयारी पूरी हो जाए बीजेपी की अपनी तरफ से और स्टेटमेंट जारी हो। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो समझौते की गुंजाइश थी पूरी हो चुकी है, समझौता हो चुका है, आडवाणी नरम पड़ चुके हैं और हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से आडवाणी की मांग को कंसीडर किया है, उनकी मांग पर गौर किया है। मिथिलेश, हमारे उन दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हों, एक बार फिर बता दीजिए कि इस वक्त वहाँ क्या हलचल है, सुषमा स्वराज ने एग्जैक्टली किन शब्दों का प्रयोग किया, उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे, क्या मायने उससे निकाले गए और मीडिया स्टेटमेंट कब तक जारी हो सकता है, राजनाथ सिंह कब तक पहुंचेंगे और इस वक्त कौन कौन वहां मौजूद है, तमाम वहां का जो सीन है वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से उसका ब्यौरा दें। शीतल, दूसरी बार उमा भारती और सुषमा स्वराज दोनों पृथ्वीराज रोड आडवाणी के आवास पर पहुंची हैं दोनों। हालांकि सुषमा स्वराज जब जा रही थी काफी चेयरफुल मूड में थी, उन्हें जब मीडिया ने आवाज दी, आवाज लगाई, उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया, बाकायदा विंडो खोलकर हाथ हिलाए और इसके बाद आडवाणी के घर में प्रवेश किया उन्होंने। और वहां पहुंचने के पहले जो उन्होंने अपनी तरफ से हाव भाव से अपनी कहा भी कि ऑल इज वेल है, मतलब कल भी हालांकि सुषमा स्वराज ने कहा कि आडवाणी को मना लिया जाएगा। जो कल से कवायद चल रही थी लगातार आडवाणी को मनाने की, आज दोपहर के बाद उसने रंग जमाया। दरअसल गुरुमूर्ति आए और खुद जो नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष हैं वो नागपुर से यहाँ पहुंचे थे आडवाणी के पास। ऐसे में संघ का संदेश भी उनके पास था और जो आडवाणी की तलखी थी जिन बातों को लेकर उन्हें भी दूर करने की कोशिश की गई। हालांकि आडवाणी 2-4 कदम आगे निकलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए, बीजेपी को नकार दिया, कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी नहीं है, ये अटल जी की पार्टी नहीं है, ये जो पार्टी विद डिफरेंस की परिकल्पना की गई थी उसमें कहीं भी बीजेपी अब दिखती नहीं है। ऐसे में साथ बनाना मुश्किल है। अब थोड़ी देर में स्टेटमेंट जारी हो सकता है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए वहां पर और हमें पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले ये खबर इंडिया न्यूज पर हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी आपके सौजन्य से कि क्या मीडिया स्टेटमेंट में कहा गया, किस तरह का समझौता हुआ, क्या बातें बाहर निकल कर आई। प्रदीप जी, ऑल इज वेल नाउ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सुषमा स्वराज कह रही हैं अब सब ठीक है, लेकिन ये कुछ घंटे पहले तक नहीं था। गुरुमूर्ति जी के आने के बाद जल्द से जल्द चीजें आगे बढ़ी हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं और यही कहा भी जा रहा था कि वो आएंगे तो आडवाणी जी को मना लेंगे। तो क्या ये उन्हीं का असर है? नहीं, घर में आग लगा के और उसके बाद बुझ जाए तो ऑल इज वेल कहें तो जरूर ऑल इज वेल है भाई। लेकिन सवाल ये है कि जो समझौता हो रहा है उसका एक ही मतलब है कि आडवाणी जी पीछे हट गए हैं, वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। वो देखिए कहेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो रेजोल्यूशन था वो जिस तरह से लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, जो लोग मुझसे मिलने आए हैं उनके अनुरोध को देखते हुए और कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए मैं इस्तीफा वापस ले। ये तस्वीर हमारे चैनल पर जो आप देख रहे हैं ये आडवाणी के घर के अंदर की तस्वीर है। मीडिया को अंदर बुलाया गया है और आप मीडिया का जमावड़ा यहाँ देख रहे हैं, भारी जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है इस वक्त। ये पहली तस्वीर है आडवाणी के घर के अंदर से। वो घर जो कि केंद्र बना हुआ था तमाम तरह की स्पेकुलेशन का, तरह तरह की बातें कही जा रही थी। आडवाणी जी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद दिन भर यही चलता रहा कि आखिर अब क्या होगा बीजेपी के अंदर, क्या वाकई बीजेपी जो दो गुट दिख रहे हैं वो दो फाड़ फॉर्मली होते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर कल शाम बीजेपी की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें फॉर्मली आडवाणी से ये गुजारिश की गई कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए, हम आपका इस्तीफा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। उसके बाद आज दिन भर आडवाणी का मान मुनव्वल चलता रहा, उनसे बैठकों का दौर चलता रहा। नितिन गडकरी आए, फिर गुरुमूर्ति आए, उसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे, इस वक्त भी मौजूद हैं। सुषमा स्वराज ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि अब सब ठीक हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। और अब बस इंतजार इस बात का है कि बाहर आकर आडवाणी कुछ बोले या फिर कोई मीडिया स्टेटमेंट के माध्यम से वो अपना मत जो है वो जनता के सामने लाएं, जो कि बहुत कौतूहल से जिसको सबका इंतजार है कि आखिर क्या अग्रीमेंट हुआ है, आडवाणी किन शर्तों पर राजी हुए हैं और कैसे इस संकट से बाहर निकला गया। मैं इस वक्त सुधांशु जी के पास चलूंगी। सुधांशु जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो सुधांशु जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुषमा जी कह रही है कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, तो क्या मान लें कि अब सब बिल्कुल ठीक हो गया, आगे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? आरएसएस को लेकर उसकी जो इंटरफेरेंस, ओवर इंटरफेरेंस को लेकर आडवाणी को जो आपत्ति थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है?
देखिए, ये जो आरएसएस का नाम हम बार बार बीच में ला रहे हैं कि उनको लेके अडवाणी जी को कोई आपत्ति थी, ये शायद सही नहीं कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि अडवाणी जी ने अपने बयान में और अपनी चिट्ठी में कहीं इसका जिक्र तक नहीं करा है। तो हर चीज में संघ को लाके चीजों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना ही ठीक नहीं है। लेकिन ये बात किससे हाँ, छिपी हुई नहीं है सुधांशु जी कि उनको नाराजगी रही है कुछ लोगों से, आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों से, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें संघ, ये जो संघ का इसमें एक एंगल लेके हम लोग इसको देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। असलियत में बात यह है कि कुछ चीजों को लेकर अडवाणी जी के मन में अपने कुछ रिजर्वेशन थी, और जो कि सबसे बात होने के बाद वो सारी क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं दूसरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, रूठना और मनाना किसी भी परिवार में होता ही रहता है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, लोगों में आपस में समन्वय, संवाद, इन सब की कहीं ना कहीं कमी आती है और कुछ गलतफहमियां उससे पैदा हो जाती है, जिसके की कई बार प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अरे हम लोग सुधांशु जी एनालिसिस हम करते रहेंगे, पिछले कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे अंदर की खबर चाहिए। हम देख रहे हैं कि आडवाणी जी के घर की तस्वीर, पहली तस्वीर हमारे चैनल पे लोग देख रहे हैं, 4 कुर्सियां वहां लगाई गई हैं, तो ये 4 लोग कौन कौन होने वाले हैं, बता दीजिए कुछ हमें। मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं तो मुझे ये तो नहीं मालूम है, हम लोगों से राय पूछे ना भाई, कई चौर, लेकिन अच्छा चलिए आप बता दीजिए, क्या मालूम होगा, तो यहाँ बैठे एक राजनाथ जी होंगे, एक अडवाणी जी खुद होंगे। जी और ये 3 तो होंगे, चौथा भाई यही लोग होंगे, एक तो 4-5 आदमी तो है जो कि नेता प्रतिपक्ष है, तो वो चौथे हो सकते हैं, तो इसलिए 4 होंगी वहाँ। शकील जी, आप बात ये समझौता क्या है कि मन में जो तकलीफ थी वो तकलीफ पूरी हो गई, उन्होंने सुन के लोगों को मना लिया उनको, और भाजपा में इस बात की बहुत खुशी है, सारे कार्यकर्ताओं में, सारे नेतृत्व में एक रिलीफ की सेंस ऑफ रिलीफ है कि एक चीज खत्म हुई, अब आगे बढ़ के बगैर अनाउंसमेंट के ये खुशी मना रहे हैं। देख लीजिए, आप ही के समाचार पे ये खुशी मना रहे हैं, ये अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ये देख लीजिए कितने खोखले लोग हैं कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, अभी कुर्सी रखा रही है और ये खुशी मना रहे हैं। कितना खोखलापन है इनको, कितना खोखलापन है। हम खुशी अभी कोई घोषणा नहीं हुई और ये खुशी मना रहे हैं। घोषणा के बारे में तो वो जानते ही होंगे ना कि आखिर क्या घोषणा करने जा रहे हैं। आप जरूर दुख मना रहे हैं, मैं मान सकता हूँ। अरे देखिए, घोषणा क्यों हुई है मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। हाथ लगी है, अरे मेरे को लगा था कि कहीं इस मौके का वो फायदा उठा पाएंगे। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, क्या एग्रीमेंट बताइए, प्लीज बताइए। ये तो पूछे ना सुधांशु जी, शकील जी को बता रहे थे। शकील जी का परसेप्शन है, देखिए जी, जो परसेप्शन ये था कि आडवाणी जी नाराज थे, उनको डर था प्रधानमंत्री के, वो भी उम्मीदवार है आडवाणी जी, उनको डर था कि मोदी जी को कहीं घोषणा नहीं कर दे। शायद ये एग्रीमेंट हुआ है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और कोई कंप्रोमाइज कैंडिडेट निकाला जाएगा। शायद ये एग्रीमेंट हुआ है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। शायद इसी पर जो हम लोगों की अपुष्ट सूचना है, जो राजनीति में चर्चा है। चलिए, मैं आप लोगों के पास, मैं आप दोनों के पास फिर आऊंगी, आप दोनों के पास फिर आऊंगी। फिलहाल हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आडवाणी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी के घर के सेंट्रल हॉल में, जहां पर पूरी मीडिया इकट्ठा है, इस वक्त जमा हुई है। 4 कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं, जिनमें आडवाणी जी होंगे। कौन कौन लोग हो सकते हैं आप, कहा जा रहा है, जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, राजनाथ जी होंगे, आडवाणी जी होंगे, अरुण जेटली होंगे और तमाम मीडिया देश भर की यहाँ मौजूद है। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ इस सेंट्रल हॉल से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शीतर, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सारा इंतजाम हो चुका है। राजनाथ सिंह के आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सेंटर में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, उसके बगल में 2 बड़े सोफे लगाए गए हैं, जिनमें कम से कम 3 एक सोफे पर कम से कम 3 से 4 व्यक्ति बैठ सकता है, और उसके बाजू में दोनों तरफ 2 छोटे सोफे लगाए गए हैं। जाहिर है पूरी लीडरशिप के लिए इंतजाम किया गया है। बीजेपी का पूरा नेतृत्व यहाँ रहेगा। जो मतभेद की बात जा रही थी, एक संदेश देने की कोशिश होगी कि पूरी बीजेपी एक साथ है। आडवाणी वर्सेस मोदी का खेमे के तौर पर लड़ाई जारी थी। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि पूरी लीडरशिप को एक साथ बिठाकर और इसके बाद दोनों के बीच ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाए, दोनों ही से अपनी बात रखी जाए और इसके बाद एक संदेश देने की कोशिश हो कि बीजेपी में कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो हमने बताया था समझौते का फार्मूला, अभी भी हमें सूत्रों ने कंफर्म किया कि फार्मूले के तौर पर एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बात अब भी की जा रही है। एक इलेक्शन
मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उसकी जिम्मेदारी आडवाणी कैंप के किसी व्यक्ति को या आडवाणी की पसंद के किसी व्यक्ति को दी जा सकती है। राजनाथ सिंह इस पर सहमत हो चुके हैं। अच्छा, ये भी खबर आ रही थी कि राजनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, कब तक पहुंचेंगे, यहाँ क्या खबर है इस पर? शीतल, जो मीडिया डिपार्टमेंट के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राजनाथ सिंह यहां पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कहा कि अध्यक्ष जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, उनके साथ पूरी लीडरशिप होगी। ये शब्द है मीडिया डिपार्टमेंट के। जाहिर है पूरी तैयारी की गई है। जो मतभेद की बात सामने आई थी और काफी जो कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश गया है उसको आपने बताया कि आपको ये ब्रीफ किया गया मीडिया को कि सारी टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की यहाँ मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल शीतल, ये पूरी टॉप लीडरशिप, पूरा बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ मौजूद होगा। उनकी मौजूदगी में संघ से कोई प्रतिनिधि रहेगा क्या? संघ से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं होंगे? शीतल, फिलहाल कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इंतजाम जो किए गए हैं वो मैं आपको बता रहा था कि 4 कुर्सियां लगाई गई हैं जो सेंटर में लगाई गई हैं। 4 कुर्सियां हैं, उन बाजू में 2 बड़े-बड़े सोफे लगाए गए हैं और बिल्कुल लास्ट में दोनों ही तरफ 2 जो छोटे-छोटे सोफे लगाए गए हैं। हमें जो बताया गया है मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कि राजनाथ सिंह के साथ साथ पूरी बीजेपी की लीडरशिप रहेगी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व मौजूद रहेगा और इसके बाद यहाँ से स्टेटमेंट जारी होगा। एस गुरुमूर्ति कहाँ हैं और क्या नितिन गडकरी भी वहाँ मौजूद हैं? शीतल, फिलहाल आडवाणी के आवास में उमा भारती और सुषमा स्वराज मौजूद हैं। सुषमा स्वराज ये 2 केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूद हैं, आडवाणी जी खुद मौजूद हैं। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह के पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है, हो सकता है इस बीच में कुछ लोग और पहुंचे, संघ के प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ कोई मौजूद है। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर जो मौजूद है, उमा भारती, सुषमा स्वराज मौजूद है, आडवाणी जी मौजूद है। राजनाथ सिंह के आने का इंतजार किया जा रहा है और जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो उससे भी सारा साफ होता है कि यहाँ पूरी लीडरशिप रहेगी। इससे थोड़ी देर बाद यहाँ लीडरशिप पहुंचने वाली है। अभी एक गाड़ी ने प्रवेश किया है आडवाणी जी के इसमें। हालांकि इसमें इंतजाम को लेकर अपनी तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सही सलामत चल सके। आपने बताया कि अभी भी एक गाड़ी और अंदर आई है और देखना होगा कि इस वक्त कौन आया है। तमाम बड़े नेताओं का इंतजार है और ये 4 कुर्सियां आप खाली यहाँ लगी हुई देख रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं लगातार कि तमाम जो नेतृत्व है, बड़ा नेतृत्व, आला नेता जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद होंगे आडवाणी के समेत। और एक जॉइंट स्टेटमेंट, शाहनवाज हुसैन को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, फॉर्मली एड्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, क्या होने जा रहा है। मीडिया से मुखातिब हैं इस वक्त शाहनवाज हुसैन। और जैसे कि मिथिलेश ने बताया कि एक फॉर्मूला निकाला गया, बीच का रास्ता निकाला गया। आडवाणी की जो इच्छा थी, उनकी जो मांग थी, जो उन्होंने इच्छा जताई थी कार्यकारिणी से पहले कि 2 समितियां होनी चाहिए चुनावों के मैनेजमेंट के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए एक अलग समिति बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता कोई दूसरा नेता करे और लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग समिति हो जिसका अध्यक्ष कोई और रहे। तो ये मांग जो है ये मान ली गई है। मिथिलेश, क्या आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मिथिलेश से फिलहाल हमारा संपर्क कट गया है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर लाल कृष्ण आडवाणी के घर के सेंट्रल हॉल की, जहां पूरे देश का मीडिया इस वक्त मौजूद है। साथ ही आप हमारे संवाददाता मिथिलेश को भी देख पा रहे हैं जिनसे हम थोड़ी देर पहले अपडेट ले रहे थे। शाहनवाज हुसैन को भी आपने देखा, मीडिया को समझा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे होंगे और सारी मीडिया यहाँ मौजूद है। और जिस खबर का इंतज़ार सबको है पिछले 2 दिन से और शिद्दत से इंतज़ार है कि आखिर क्या ये मामला सुलझता है कि नहीं सुलझता है, क्या ग्रैंड फिनाले और क्लाइमैक्स इसका होता है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या आडवाणी सचमुच मान गए या क्लाइम डाउन उनकी तरफ से भी हुआ और पार्टी की तरफ से भी हुआ? क्या है अंदर की खबर? दोनों तरफ से क्लाइम डाउन हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर आडवाणी की जो बड़ी बातें हैं वो पूरी तौर पर मान ली गई हैं। शीतल, हम लगातार 2 दिन से दिखा रहे थे कि किन किन मुद्दों पर आडवाणी को ऑब्जेक्शन है, उन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया गया है। लेकिन मैं समझौता फॉर्मूला बताऊं उससे पहले बता दूं कि 3 क्रूशियल लोग जिन्होंने इस समझौते फॉर्मूले में बेहद महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। पहला नाम है उसमें एस गुरुमूर्ति का। एस गुरुमूर्ति ने आडवाणी को कन्विंस करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आरएसएस को कन्विंस करने का काम किया है और बलवीर पुंज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, गुजरात के प्रभारी है, उन्होंने दोनों के बीच ब्रिज बनाने का काम किया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पूरी क्राइसिस को अंत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी इस वक्त वो आडवाणी के घर बैठे हुए हैं।
मोस्ट लाइकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनके साथ आएंगे। आडवाणी के साथ लगातार टच में और उनका दिमाग बदलने में सुषमा स्वराज और उमा भारती ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अंततः जो पूरी बातचीत को सिरे तक पहुंचाया और जिसके बाद ये तय हुआ, जिसके बाद आकर रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा काम गुरुमूर्ति ने किया है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था अपने दर्शकों को कि आडवाणी के साथ ऐसा रेपुटेशन होल्ड करते हैं गुरुमूर्ति, जिसके चलते आडवाणी उनकी बातों को मना नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं शीतल की वाकई में फॉर्मूला क्या है, समझौता फॉर्मूला क्या है। सबसे पहली बात हमसे ये कहा गया, संकेत ये दिया गया कि आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है वो नहीं होगा। अब आने वाले समय में सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है? आने वाले समय में सबसे बड़ी बात होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। तो इस पर दो चीजें तय हुई हैं। वो दो चीजें जो तय हुई हैं वो ये कि आडवाणी के बिना कंसेंट के या आडवाणी के बिना सहमति के किसी भी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री पद पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। संघ की ये कोशिश थी और खासतौर पर सुरेश सोनी की कोशिश थी कि गोवा के अंदर ही ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। जो कुछ होगा वो आडवाणी की सहमति के साथ होगा और साथ साथ जब प्रधानमंत्री पद का निर्णय होगा तो वो किसी बंद कमरे में या संघ के निर्देश पर नहीं होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बकायदा उस पर डिस्कशन होगा और अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस पर डिस्कशन होता है तो नरेंद्र मोदी उसमें माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ये लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, जो लोग नरेंद्र मोदी विरोधी हैं उनको अगर देखा जाए और संघ बीच से न्यूट्रल हो जाए तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो पहला तो यह कि प्राइम मिनिस्टर पद पर किसी भी तरह का कोई डिसीजन फिलहाल नहीं होगा। जब होगा आडवाणी की सहमति से होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति से होगा। ये एक बहुत बड़ी मांग थी। जो दूसरी मांग थी कि आरएसएस की फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, क्या डे टू डे अफेयर्स में आरएसएस इंटरवीन करेगा। क्यों लगातार सुबह से हम खबर दिखा रहे थे कि किस तरह आडवाणी सुरेश सोनी से खफा थे, किस तरह से आडवाणी आरएसएस बात बात पर, छोटी छोटी बात पर जो इंटरवीन करती थी उससे खफा थे। इसके बारे में आगे चलकर एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि आरएसएस और बाकी लोगों के बीच में किस तरह से हम डील करें, किस तरह से सिचुएशन होनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की जो आपस की डीलिंग है उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए या उसको किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए। जो तीसरा सबसे बड़ा सैद्धांतिक मुद्दा है वो ये है जो लालकृष्ण आडवाणी ने अपने पत्र में उठाया है कि नेता अब अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करने लगे हैं, जनता से लेना देना नहीं है और उन लोगों के आदर्शों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है जो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नानाजी जैसे देशमुख जैसे लोगों ने सोची थी। इस पर आडवाणी को यह आश्वासन दिया गया है कि आपने जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों पर बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में खुलकर डिस्कशन होगा और खुलकर यह बात की जाएगी कि आखिरकार क्या सच है, क्या सही है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं, चाहे वो आरएसएस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, वो किस तरह की बात करते हैं, उनके विचार में क्या है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सैद्धांतिक डिटोरिएशन हुआ है वो क्यों हुआ है। और जो चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बार बार संघ की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से ये राग नहीं अलापा जाएगा कि आडवाणी अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी सिर्फ भीष्म पितामह की भूमिका है, वो गाइड करते रहेंगे। यानी आडवाणी को एक हद तक फ्री हैंड दिया जाएगा 2014 के इलेक्शन तक और वो एक सक्रिय भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में निभाते रहेंगे। तो मोटे तौर पर यह समझौता फॉर्मूला है। इसके आसपास ही चीजें बुरी जाएंगी, इसके आसपास ही कोशिश होगी और इसके आसपास ही बाकी की चीजें होंगी और इसके आसपास ही राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी का प्रेस स्टेटमेंट आएगा। फिलहाल हमारी जानकारी इतनी है, फिलहाल हम इतना ही बता सकते हैं। इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है इस पर अभी काम किया जाना बाकी है क्योंकि राजनाथ सिंह अभी पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से लालकृष्ण आडवाणी के घर की तरफ निकले हैं। बिल्कुल, समझौते का पूरा ब्लूप्रिंट दीपक आपने बता दिया और इस ब्लूप्रिंट को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि आडवाणी की सारी बातें लगभग मान ली गई हैं और इस पूरे क्राइसिस में से, इस पूरे बवंडर में से अगर किसी की जीत होती हुई दिखाई दी है तो वो लालकृष्ण आडवाणी की है। सुधांशु जी, फिर कहाँ आप जीत और हार की संज्ञा नहीं, क्यों नहीं, ये पूरा युद्ध स्तर पर ये स्थिति पहुंच गई थी। युद्ध स्तर पर सब मान मुनव्वर चल रहा था। जहाँ पे लोगों में एक उत्सुकता थी कि हमारा घर में एक माहौल बिगड़ा हुआ है, वो ठीक होना चाहिए, वो माहौल ठीक हो रहा है। इसमें कौन जीता कौन हारा
इसमें दीपक जी ने जो सारा बयान दिया है उसकी कितनी कितनी उसमें सत्यता है, कितनी कल्पना है, ये सब बहुत प्रश्न है। इसलिए अभी जीत और हार की बातें छोड़िए ना दीपक, अभी तो ये इतना बड़ा जो क्राइसिस, जो संकट भाजपा के सामने आया था वो खत्म हो गया, सब समझौता हो गया, हंसी खुशी चलिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं था पूरा का पूरा मामला। दीपक के पास मैं चलूंगी। दीपक, आपने जो पूरा ब्लूप्रिंट बताया, एक एक पॉइंट आपने बताया, क्या क्या बातें, किन किन बातों पर ऐतराज था आडवाणी को और क्या क्या बातें उनकी सुनी गई, मानी गई हैं, इससे तो यही साबित होता है कि आडवाणी इज अ क्लियर विनर इस पूरी जद्दोजहद और कवायद में। अगर किसी की जीत हुई है तो वो लाल कृष्ण सुधांशु भाई इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन सुधांशु भाई आपको नहीं लगता कि ये जो चारों पॉइंट मैंने बताए हैं ये काफी हद तक इस बात को सेटिस्फाई, आप मान रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं या कल्पना कह रहा हूं, तो कल्पना से मैं बहुत दूर रहता हूं, सत्य के बहुत पास रहता हूं और कल्पनाओं की उड़ान भरना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि इन पूरे सिचुएशन के बीच 24 घंटे में जिस तरह से संघ बदला, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बदले, जिस तरह से आडवाणी जी की मोटे तौर पर बातों को माना गया, उससे आपको नहीं लगता जो पब्लिक का दबाव था, जो छवि खराब हो रही थी कि परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को आपने एक साइड निकालकर फेंक दिया है, उस भावना ने भी आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को दबाया? देखिए दीपक जी, आडवाणी जी का सुधांशु जी दीपक सुधांशु जी आपको रोक रही हूँ। दीपक माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं रोक रही हूँ क्योंकि आपने जो ब्लूप्रिंट पूरे देश के सामने लाया वो इंडिया न्यूज पर पहली बार लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि ये समझौते का ब्लूप्रिंट क्या है एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आडवाणी की क्या क्या मांगे थी, किन चीजों को लेकर वो नाराज चल रहे थे और किन चीजों पर विचार करके समझौता फाइनल किया गया है। समझौते में गडकरी गुरुमूर्ति की बड़ी भूमिका, पीएम पर फैसला आडवाणी की मर्जी के बिना नहीं हो, जब भी पीएम पद के उम्मीदवार का फैसला हो आडवाणी की सहमति से ही हो। इंडिया न्यूज के पास समझौते का पूरा ब्लूप्रिंट, जिसका खुलासा अब से थोड़ी देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने किया। दीपक से हम एक बार फिर इस पूरे ब्लूप्रिंट का ब्यौरा लेंगे, लेकिन उसके मुख्य बिंदु जो दीपक ने बताया वो आपको फिर से बता दें कि इस समझौते में ये कहा जा सकता है कि पीएम पद का जो उम्मीदवार होगा उस पर फैसला आडवाणी की सहमति के बिना नहीं होगा और पार्टी के संसदीय बोर्ड में ये मामला जो है डिस्कस होगा और फिर आम सहमति से ही पीएम पद का उम्मीदवार जो है वो चुना जाएगा। और दीपक का ये भी कहना था, जो कि काफ़ी अहम पॉइंट है, कि संसदीय बोर्ड की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी वहाँ माइनॉरिटी में चले जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो आडवाणी खेमे के लोग हैं। फिर इसके अलावा जिन लोगों ने प्रमुखता से आडवाणी को समझाने में भूमिका निभाई, उसमें थिंक टैंक जो माने जाते हैं एस गुरुमूर्ति, उनकी भूमिका सबसे सशक्त मानी जा रही है। आडवाणी को उन्होंने समझाया, नितिन गडकरी ने संघ को मनाया, संघ को पटाया। सुषमा स्वराज और उमा भारती आडवाणी के काफ़ी करीब मानी जाती हैं और उन दोनों की भी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही। लेकिन जो मेजर टर्निंग पॉइंट जो लिया है इस पूरे मामले ने, वो गुरुमूर्ति की एंट्री के बाद हुआ। मैं दीपक के पास एक बार फिर जाना चाहूंगी। दीपक, एस गुरुमूर्ति का आखिर ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है कि आडवाणी को उन्होंने कुछ ही घंटे में मना लिया? जी हाँ, क्योंकि अगर ये मामला ज्यादा खिंचता शीतल तो बीजेपी और आरएसएस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती। आरएसएस की इतनी छीछा लेदर पब्लिकली कभी नहीं हुई, जिन्ना प्रकरण के टाइम भी नहीं हुई जितना इस वक्त हुई है। और जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आरएसएस किस तरह से हैंडल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह से उनके डिक्टेट गोवा में पहुंचे, किस तरह से मोदी के नाम पर डिक्लेरेशन हुआ, किस तरह से आधी रात को ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया जाने लगा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर, पीएम इन वेटिंग के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। किस तरह से उस पूरे मसले पर सुरेश सोनी का रोल था, किस तरह से सुरेश सोनी ने आडवाणी को लगातार गिराने की कोशिश की। जब इस तरह की छीछा लेदर बातें जो आरएसएस को बहुत असहज कर रही थी वो सामने आने लगी, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे परिवार को सांप सूंघ गया। उनको ऐसा लगा कि इस क्राइसिस को जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना ही बेहतर होगा। और हमने पहले भी कहा था कि आडवाणी की जो मांगे हैं वो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होंगी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा
एक्सपेरिमेंट या कोई बहुत बड़ी सोच करने की जरूरत नहीं होगी। समझाना सिर्फ इस बात को होगा कि आप हमारे पितामह हैं, आप हमारे बड़े हैं, आपकी बातों के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, आपके सलाह के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से गुरुमूर्ति, बलवीर पुंज और गडकरी जैसे लोग ये करने में कामयाब रहे, जिसमें सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसे लोगों ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इसी के बाद ये सब कुछ हुआ है। इस बातचीत के अंदर अनंत कुमार भी लगे हुए थे, वेंकैया नायडू भी लगे हुए थे, बाकी लोग भी लगे हुए थे, पार्टी के बाकी जो महत्वपूर्ण सदस्य है वो भी लगे हुए थे। और मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह इस कॉन्फिडेंस के साथ निकले थे, क्योंकि उनको पता था कि ब्लूप्रिंट पूरा तैयार हो गया है। इसीलिए शायद भैया जी जोशी की जगह गुरुमूर्ति यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि गुरुमूर्ति का कन्विंसिंग पावर आडवाणी को लेकर बहुत ज्यादा है, और इसीलिए संघ की तरफ से नितिन गडकरी मैदान के अंदर कूदे। आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया, अपने दर्शकों को और आपको भी सभी को बता दें कि राजनाथ सिंह आडवाणी के घर पर पहुंच चुके हैं, और ये जो 4 कुर्सियां आप देख रहे हैं ये आडवाणी के घर के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ ये पूरा हॉल है, जहां पर मीडिया मौजूद है। और यहीं पर बीजेपी के तमाम आला नेता आपसे थोड़ी देर में आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाले हैं, वो क्या मीडिया स्टेटमेंट है, समझौता क्या है, उसकी ब्लूप्रिंट हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने उसके पॉइंट्स को बिंदुवार तरीके से बताया कि आखिर किन किन चीज़ों पर आडवाणी को मनाया गया, क्या क्या पॉइंट्स थे। एक बार फिर आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कि ये ब्लूप्रिंट आखिर क्या है। ने जो बताया इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पीएम पर फैसला जो है वो आडवाणी की सहमति के बिना नहीं होगा, यानी जब भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी, आडवाणी की सहमति के बिना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। और ये फैसला जो है ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेगा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड जिसमें 11 सदस्य हैं, और उनमें से मेजॉरिटी सदस्य जो हैं वो आडवाणी खेमे के हैं, यानी और नरेंद्र मोदी खेमे के नहीं हैं। और इस समझौते में गडकरी ने संघ को मनाने में भूमिका अहम अदा की। एस गुरुमूर्ति ने पूरी तरह से मनाया लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि उनकी कन्विंसिंग पावर ज़्यादा है और आडवाणी उनकी बात को सुनते हैं बहुत, तो उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही उन्हें मनाने में। और ये एक तरह से ये जो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला है इसे तैयार करने में। आइए आपको एक बार फिर से दिखाएं वो तस्वीर आडवाणी के घर पर, आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, और किसी भी क्षण, किसी भी पल बीजेपी के तमाम नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो ब्लूप्रिंट दीपक ने अभी बताया, उन्हीं लाइंस पर कोई स्टेटमेंट, मीडिया स्टेटमेंट जो है, वो जो मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, उस के सामने पेश किया जा सकता है। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, दीपक ने बताया कि प्रधानमंत्री जी, दीपक सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुन ले उनको। जी, दीपक जी से ये कह रहा था कि दीपक जी इसमें तो कुछ गुप्त भी होगा, कुछ परोक्ष, कुछ अपरोक्ष होगा। अब ये सारी चीजों को कैसे किसी के सामने आप इतने ऑथेंटिसिटी से कह पाएंगे कि क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ? इसका जवाब मैं सुधांशु जी आपको दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर सब कुछ ओपन नहीं होता। ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका परिवार कैसे काम करता है इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। किन किन चीजों से आडवाणी जी को दिक्कत थी इस बात को भी आप जानते हैं। ये भी आपको पता था कि सुरेश सोनी का बीजेपी के अंदर किस तरह का रोल है, और 2005 से लेकर 2013 तक आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हैंडल किया गया है। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आडवाणी जी की जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने से नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि अगर मोदी को डिक्लेयर कर दिया जाता है पीएम कैंडिडेट के तौर पर, तब एनडीए टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि आडवाणी किन लोगों की बात कर रहे हैं जब व्यक्तिगत स्वार्थ की वो बात करते हैं। आपको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को देखने के लिए कौन जा रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है? अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। प्रश्न यहाँ राजनीति का हो रहा है, क्रिकेट का नहीं हो रहा। नहीं, ये राजनीति और क्रिकेट जुड़े हुए हैं। देखिए बीजेपी के कितने बड़े लीडर हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अरुण जेटली जी हैं जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनुराग ठाकुर हैं जो बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मैं तो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। अगर आप मेरे पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं तो मैं आपके पॉइंट को काउंटर कर रहा हूं। मेरी बात का आप जवाब दीजिए कि आखिरकार किन नेताओं की बात आडवाणी जी कर रहे हैं जो अपने स्वार्थ को पार्टी से ऊपर रखते हैं। ऐसा है, आडवाणी जी ने एक जनरल स्टेटमेंट दी है
दीपक जी, या तो आडवाणी जी किसी नेताओं को आइडेंटिफाई करके क्या बोलते, आडवाणी जी इतने सतही हैं कि वो इस तरह का एक जनरल स्टेटमेंट देंगे? ऐसा है। आप भी उनको सालों से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। अगर मैं कहूं कि बचपन से जानते हैं तो गलत नहीं होगा। जिस माहौल में आज राजनीति हो रही है, उस माहौल में ना तो मुखर्जी जी के दौरान जो पार्टी थी, या दीनदयाल जी के दौरान थी, या जो अटल जी के दौरान थी, वो पार्टी रह ही नहीं सकती, क्योंकि आज के दिन सामाजिक माहौल ही चेंज हो गया है। वो जमाना था जब लोगों में देशभक्ति की पराकाष्ठा थी, क्यों तभी आजादी मिल की चुकी थी। आज 65 साल के बाद लोगों की जो वैल्यू सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो बदल चुका है, खेल के नियम बदल चुके हैं। आज राजनीति के नियम जो है वो थोड़ी है 60 साल पहले थे। तो आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है उसको देख के चीजें सामने हैं। उसमें मुझे तो अच्छी चीज ये लगी है कि सबने, जिस समय आडवाणी जी ने अपना दुख व्यक्त करा, तो सब कम से कम खड़े होके आए। उन्होंने कहा, नहीं आडवाणी जी, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। सवाल ये है कि आडवाणी जी को दुख व्यक्त करने की जरूरत ही क्यों पड़ी सुधांशु जी? मैं तो इस मूल प्रश्न में आना चाहता हूं कि आखिरकार जिनको आप भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको आप परिवार का मुखिया कहते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम इन्होंने किया है, उस व्यक्ति को अपना दुख सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कैंडिड आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप बड़ी कैंडिड बात करते हैं। दीपक जी, किसी भी राजनीतिक संगठन में मनमुटाव होते रहते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं हमारी अवहेलना हो गई है, कहीं हमारी बात सुनाई नहीं दी जा रही है। जी। अच्छा, इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये भी सत्य है। सुधांशु जी, पहले हम लोग एक छोटा परिवार थे, सुधांशु जी, आज एक इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई है। आपके पास आएंगे। दीपक ने आपसे जो सवाल किया उसका पूरा जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें, अब एक बार फिर बता दें कि इस वक्त क्या हलचल है सेंट्रल हॉल आडवाणी के घर का, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। 4 कुर्सियां यहाँ मौजूद हैं। रामलाल यहाँ पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले बलबीर पुंज को हमने देखा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, और मिथिलेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ताज़ा अपडेट क्या है? कितनी देर और इंतजार करना होगा लोगों को जानने के लिए कि आखिर जो ब्लूप्रिंट हमने पहले ही बता दिया है वो फॉर्मली कब अनाउंस होगा? जी बिल्कुल शीतल, अभी से 10 मिनट के अंदर सारे बीजेपी की टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद होगी, और पूरी टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में ऐलान होगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा, जो समझौता दोनों गुटों में जो समझौता हुआ है वो उसका ऐलान होगा, और अपनी तरफ से संदेश दी जाने की कोशिश होगी कि पार्टी में कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे पा रहे हैं उसके मुताबिक आडवाणी अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बीजेपी को मनवा लिया है इस बात के लिए कि आगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर कहीं से भी उनकी मर्जी के बगैर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। जो भी अनाउंसमेंट होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगने के बाद होगा, और कहीं भी इस तरह के मामले में हड़बड़ी नहीं होगी। फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह के साथ साथ रामलाल पहुंचे हैं, और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं, बलबीर पुंज पहले से मौजूद थे, और उमा भारती, सुषमा स्वराज। तो कितनी देर समझे और इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? आडवाणी कब तक आएंगे? शीतल, इंडिया न्यूज को दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर पूरी टॉप लीडरशिप, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ मौजूद होगा और अपनी बात रखेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए, 10 मिनट का इंतजार, और जो ग्रैंड फिनाले है इस पूरे नेशनल ड्रामा का, पॉलिटिकल ड्रामा का, जो पिछले कई रोज से हम देख रहे थे, उसका ग्रैंड फिनाले, उसका क्लाइमैक्स थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्लाइमैक्स की रूपरेखा क्या होगी, ब्लूप्रिंट क्या होगी, उसका मजमून क्या होगा, किन किन मुद्दों को लेकर ये अग्रीमेंट हुआ है, लालकृष्ण आडवाणी किस तरह इस पूरी मुहिम में विजेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मजमून पहले ही आप देख चुके हैं इंडिया न्यूज पर। हम लौटेंगे इस खबर पर थोड़ी देर में, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सह प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है, और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। तमाम आला नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी को देख रहे हैं आप, जसवंत सिंह को देख रहे हैं आप, राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद हैं आडवाणी के घर का सेंट्रल हॉल, और कुछ ही क्षणों में किसी भी पल फॉर्मल अनाउंसमेंट समझौते को लेकर यहाँ होने जा रही है। सुषमा स्वराज को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उमा भारती यहाँ बैठी हुई हैं, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह,
तमाम आला नेता बीजेपी के जिन्होंने पिछले कुछ दिन में एक अहम भूमिका निभाई है, राउंड्स बातचीत के किए हैं। राजनाथ सिंह कई बार जाकर मिले लालकृष्ण आडवाणी से, संघ के तमाम नेताओं का संदेश उन तक लेकर गए। नितिन गडकरी ने संघ को समझाने की कोशिश की। सुषमा स्वराज ने एक मजबूत संकेत दिया आपसे थोड़ी देर पहले ये कहकर कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, सब ठीक है। आप लोगों की आवाज आ रही है, स्टेज की आवाज नहीं आ रही। कैमरा फ्लिप इट डाउन। मित्रों, कल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सर्वत्र खबर थी, आदरणीय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन मैंने तुरंत कल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक आपात बैठक बुलाई और उसमें विचार करने के बाद सर्वसम्मत हम लोगों ने फैसला किया उनका जो त्याग पत्र है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड रिजेक्ट करता है। और हम लोगों ने आडवाणी जी से मिलकर उनसे अनुरोध किया, क्योंकि आपके त्याग पत्र को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिजेक्ट किया है और हम सबकी यह सामूहिक रूप से इच्छा है, सदैव आपने हम लोगों का नेतृत्व किया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, आज भी आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जिस भी मामले को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर यदि आडवाणी जी को कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय आडवाणी जी से बातचीत करूंगा और उसका मैं निराकरण करूंगा। इतनी जानकारी आप प्रेस के मित्रों को दे दी। लेकिन ये मैं विज्ञप्ति आपको दे रहा हूँ। आडवाणी जी के घर पे हो रही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे आने की आवश्यकता नहीं। ये हमारी प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज को मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेस रिलीज उसको मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया उसे सुन लें। The BJP Parliamentary Board yesterday decided not to accept Sri L.K. Advani's resignation from the three main fora of the party, the National Executive, Parliamentary Board and Election Committee, and requested him to continue to be a member of these three bodies. On behalf of the party, myself assured Sri Advani ji that his concerns about the functioning of the party would be properly addressed, and I will discuss the modalities of addressing these concerns with Advani ji. Today afternoon, RSS Sarasangh Chalak Sri Mohan ji Bhagwat spoke to Sri Advani ji and asked him to respect the BJP Parliamentary Board decision and continue to guide the party in national interest.
Sri Advani ji has decided to accept Sri Bhagwat ji advice. राजनाथ सिंह जी आडवाणी जी क्यों नहीं आए? उनके घर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आडवाणी जी को जी जवाब तो दे दो। जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं ऐसा है, मैंने स्वयं आडवाणी जी को कहा क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है, यह उचित नहीं होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और उसमें आडवाणी जी हमारे बगल में बैठकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। यह सामान्य शिष्टाचार के खिलाफ होगा। इसीलिए मैंने आडवाणी जी से अनुरोध किया कि आपको वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लाइव देख रहे थे। राजनाथ सिंह को आपने सुना, उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कल ही कह दिया था आडवाणी से कि आपका इस्तीफा मंजूर नहीं है। फिर आज मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने फोन पर आडवाणी से बात की, गुजारिश की कि इस्तीफा वापस लीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात मान लीजिए। और उसके बाद आडवाणी जी ने अनुरोध हमारा मान लिया है, ऐसा राजनाथ सिंह जी का कहना था, इस्तीफा वापस ले लिया है। और उनका ये भी कहना था कि आडवाणी जी की सभी शिकायतें, उनको जो भी शिकायतें हैं, उनके जो भी मसले हैं, उनका निराकरण मैं खुद करूंगा। यानी मैं खुद उनकी तमाम जितनी भी समस्याएं हैं या शिकायतें हैं पार्टी को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर, पार्टी के नेताओं को लेकर या संघ से रिलेटेड जो भी उनकी जो भी निराशाएं हैं या शिकायतें हैं, उनको मैं खुद एड्रेस करूंगा, उनका खुद निराकरण करूंगा। आडवाणी की सारी आपत्तियों को मैं दूर करूंगा। और हमने ये लालकृष्ण आडवाणी ने हमारे इस आश्वासन के बाद हमारा आग्रह स्वीकार किया। मोहन भागवत ने भी उनसे फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी मान गए हैं, इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है। जब ये पूछा गया कि आडवाणी खुद क्यों नहीं यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े हैं, उनका कद बहुत बड़ा है और ये अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे बगल में बैठकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने यहाँ महज एक मूक दर्शक के तौर पर। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या क्या कहा। बिल्कुल कल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सर्वत्र ये खबर थी, आदरणीय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और देशभर की एग्जीक्यूटिव से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन मैंने तुरंत कल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक आपात बैठक बुलाई और उसमें विचार करने के बाद सर्वसम्मत हम लोगों ने फैसला किया उनका जो त्याग पत्र है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड रिजेक्ट करता है। और हम लोगों ने आडवाणी जी से मिलकर उनसे अनुरोध किया, क्योंकि आपके त्याग पत्र को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिजेक्ट किया है और हम सबकी यह सामूहिक रूप से इच्छा है, सदैव आपने हम लोगों का नेतृत्व किया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, आज भी आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जिस भी मामले को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर यदि आडवाणी जी को कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय आडवाणी जी से बातचीत करूंगा और उसका मैं निराकरण करूंगा। इतनी जानकारी आप प्रेस के मित्रों को दे दी।
भी आपको दे रहा हूं। अगर अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, अडवाणी जी के घर पे हो रही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसे आने की आवश्यकता नहीं। Member of these three bodies, on behalf of the party, myself assured Sri Advani ji that his concerns about the functioning of the party would be properly addressed, and I will discuss the modalities of addressing these concerns with Advani ji. Today afternoon, RSS Sarasangh Chalak Sri Mohan ji Bhagwat spoke to Sri Advani ji and asked him to respect the BJP Parliamentary Board decision and continue to guide the party in national interest. Sri Advani ji has decided to accept Sri Bhagwat ji advice. राजनाथ सिंह जी आडवाणी जी क्यों नहीं आए? उनके सामने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आडवाणी जी को जवाब तो देने दो। जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं ऐसा है, मैंने स्वयं बीजेपी अध्यक्ष को, और उन्होंने कहा कि जैसा कि कल पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उनसे कहा कि हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं, आप वापस लीजिए। आज आरएसएस प्रमुख ने भी उन्हें फोन पर गुजारिश की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात मानिए। उसके बाद राजनाथ सिंह ने खुद उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी के से जुड़ी हुई तमाम जो शिकायतें हैं, कोई भी आपत्तियां हैं लालकृष्ण आडवाणी की, उनका निराकरण जो है वो खुद राजनाथ सिंह करेंगे। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस लिया, तो मान गए आडवाणी। ऑल इज वेल बीजेपी में। हम चलते दीपक चौरसिया हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या वाकई ऑल इज वेल? और राजनाथ ने जो कहा कि मैंने खुद भरोसा दिलाया कि जो भी आपकी आपत्तियां शिकायतें हैं उनका निराकरण मैं खुद करूंगा, इसके बीच के अंदर के मायने क्या हैं? और साथ में उन्होंने ये भी कहा है शीतल कि उसकी मॉड्यूलिटीज, यानी उसको किस तरीके से निपटाया जाए या उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसको मैं खुद करूंगा। तो ये खुले तौर पर आश्वासन है। और नरेंद्र मोदी का इस वक्त ट्वीट आ गया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 मिनट पहले ट्विटर के जरिए ये ट्वीट किया है। मैंने कल ही कहा था आडवाणी जी लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। मैं आज आडवाणी जी के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। तो ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, हृदय से स्वागत किया है। सुधांशु जी क्या कहेंगे? कल से तो गायब थे मोदी जी, आज गांधीनगर में वो पशुपालन और डेयरी से संबंधित जो है चारा कैसे खिलाया जाए और क्या बोलते हैं लौह पुरुष के लिए लोहा मांग रहे थे लोगों से, और जैसे ही फैसला हुआ दूसरे लोगों ने फैसला किया, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया तुरंत। नहीं, आपको ध्यान होगा मोदी जी ने कल भी ट्विटर पे कहा था कि मेरी लंबी बातचीत हुई आडवाणी जी से और मैंने उनसे निवेदन करा है कि आप जो है अपना इस्तीफा वापस लें, क्योंकि आप हम सबके बड़े सम्मानीय हैं। और उसी भावनाओं को बढ़ते चढ़ते आज आपने देखा होगा सारा नेतृत्व जो है वो आडवाणी जी के पास गया, उनको मनाया, और बड़प्पन दिखाते हुए आडवाणी जी ने सबकी बात मानी। और मोहन भागवत जी ने भी इसमें जो है आडवाणी जी से अपील करी राष्ट्रीय हित को देखते हुए, क्योंकि इस समय भाजपा के सामने एक बड़ा उद्देश्य है, देश की अस्मिता और देश की अखंडता अशुद्धता का प्रश्न है। पहले बीजेपी अपना तो घर ठीक कर ले। पहले आडवाणी जी ने जो कहा है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करते हैं वो तो दुरुस्त कर ले। देश की एकता, अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता, उसके बारे में तो बाद में डिसाइड होगा ना सुधांशु जी। जब बड़ा उद्देश्य सामने होता है तो घर में अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको भी ध्यान रखा जाएगा। यही आश्वासन तो राजनाथ जी ने दिया। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी की कोई भी अगर समस्या है या किसी चीज पे उनका चिंतन है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे यह आश्वासन दे रहा हूं कि मैं उन समस्याओं का ध्यान देके उसको तरीका क्या होगा उसको ठीक करने का वो उनसे बात कर मैं तय कर लूंगा। देखिए खबर क्या आ रही है, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से आपके एक नेताजी चैंपियंस ट्रॉफी देखने गए, वहां से खबर आ रही है कि 1 विकेट बचा है, विकेट गिरते ही मैच पर चले जाएंगे। ये बड़ी खबर है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए सुधांशु जी, आप मुस्कुरा रहे। देखिए बताइए आपकी बीजेपी के नेताओं ने क्या वाकई आडवाणी जी के साथ वो जस्टिस किया है जो उनको करना चाहिए था? शीतल, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब लेंगे फिर वापस दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल आप लीजिए जवाब। आप भी यही कहेंगे 1 विकेट बचा हुआ है? बिल्कुल आप भी यही कहेंगे मैच खत्म हो गया है दीपक, मैच खत्म हो गया है, मैच खत्म हो गया है, मैच नहीं है, इनिंग्स वेस्ट इंडीज की खेल चुकी है। बचा हुआ है अभी।
बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की इनिंग्स हो चुकी है और इस पर और अपडेट के लिए दीपक हमारे दर्शकों को और आप सब